कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें लॉन्ग थिन वायर से, लैम्डा उसका चार्ज डेंसिटी दिया हुआ, लीनियर चार्ज डेंसिटी, विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। अच्छा, इनफाइनाइट वायर है, उसका गॉस लॉ से आराम से कर लेंगे, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस माना और कर लेंगे, लेकिन गॉस लॉ बिना यूज करे नॉर्मल इंटीग्रेशन से उसको सॉल्व करना है। थ्योरी क्लासेस में मैं इसको करवाता हूँ, मैं करवा चुका हूँ, मैं फिलहाल दोबारा से करा दे रहा हूँ इनफाइनाइट के लिए। मैं जनरल एक फाइनाइट लेंथ के लिए हम कर सकते हैं, तो उसको हम फिर इनफाइनाइट के लिए भी कर लेंगे। तो करते हैं। तो सपोज मेरे पास एक वायर है इस तरीके से, रॉड है, मींस लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी डिफाइंड है, इसका थिकनेस 0 है। मतलब क्या है कि इसका थिकनेस नहीं है, 2 डायमेंशनल नहीं 1 डायमेंशनल है, ना 2D ना 3D, बस लाइन है सीधा, इसका थिकनेस कोई नहीं है। ठीक है, लैम्डा दिया हुआ है इसका चार्ज डेंसिटी, और सपोज ये एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया जिसका डिस्टेंस यहाँ से x है। बोलते हैं इस पॉइंट पे आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल के बताओ। अब इनफाइनाइट रोड बोला वैसे तो हमें, मैं पहले फाइनाइट के लिए करा देता हूँ, फिर उसको इनफाइनाइट तो कर ही देंगे, उसमें कोई खास बात नहीं। सपोज ये जो एंगल यहाँ से बना रहे हैं लोअर मोस्ट पॉइंट, वो θ1 बना रहे हैं, और जो ये वाला पॉइंट बना रहा है ये बना रहा है θ2। एंगल अंदर जो है इसका नाम θ2 है। ठीक है, और ये पॉइंट है P रिक्वायर्ड पॉइंट, जिससे x डिस्टेंस की दूरी पे है, और लैम्डा सब कुछ दिया हुआ, पता है आपको क्या करना है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका क्या है, मैं पॉइंट चार्ज लूंगा यहाँ पे, सपोज dl लेंथ का एक एलिमेंट लिया मैंने यहाँ पे, जो यहाँ से L डिस्टेंस पे था। ठीक है, अब इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, और एंगल मैंने यहाँ पे बोला थीटा, इसको एक्सटेंड करूंगा अगर आगे, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव डिस्चार्ज रख के देखोगे रिपल, नेगेटिव होता तो अंदर होता थीटा, तो ये भी थीटा। कभी भी वेक्टर कंपोनेंट लेते हैं तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी को इंटीग्रेट, डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करते, उसका कंपोनेंट्स लेंगे फिर उसको इंटीग्रेट करके देखते हैं। तो इसको मैं कह देता हूँ ई परपेंडिकुलर, और इसे कहता हूँ डी पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल दिख रहा है रॉड के, और ये परपेंडिकुलर इस वजह से ऐसा नाम दिया मैंने। ये छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं, डी कितना, सबसे पहले डी कैलकुलेट करते हैं, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर ये हमें आर क्यों नहीं लिख रहा, उसका रीजन है, देखो डीएल, एल भी वेरिएबल है, अगर मैं आर भी वेरिएबल ले लूंगा तो थीटा भी वेरिएबल, तो 3 वेरिएबल हो जाएंगे। इंटीग्रेशन में एक वेरिएबल को तो हम इंटीग्रेट करेंगे, 3 वेरिएबल में नहीं कर सकते, इवन 2 में भी नहीं कर सकते, तो तीसरा वेरिएबल लेने से अच्छा मैं क्या करूंगा, उस आर को थीटा के फॉर्म में लिख लूंगा। तो यहाँ पे जो ये आर स्क्वायर आना चाह रहा है, ये इसको जो मैं आर कह रहा हूँ, तो मैं आर लिखने से अच्छा इसको थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, फिर इसका स्क्वायर यहाँ पे करता हूँ। कैसे करेंगे, अगर cos थीटा लें, बेस बाय हाइपोटेनस x sec थीटा, तो लिखते हैं x sec थीटा। अब dl भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है, थीटा के बारे में हमें नॉलेज है, θ1 θ2, तो इससे dl को कन्वर्ट कर देंगे थीटा में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसी ट्रायंगल से tan थीटा x फिक्स है, tan थीटा वेरिएबल है, इस dl की जगह ये पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट किया बस, और कुछ नहीं है।
तो डी क्या आता है यहाँ से, लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। ठीक है, अब निकालते हैं डी परपेंडिकुलर, मतलब ई परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। वो क्या आएगा, इंटीग्रल ऑफ डी। अब ये कैसे कर रहा हूँ बता देता हूँ, वैसे बहुत बेसिक चीजें हैं ये। अब एक एलिमेंट लिया, इसकी वजह से निकाला। अब ऊपर से नीचे का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में मल्टीपल टाइम्स 1000 लाख बार ऐड नहीं करेंगे, तो इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेट क्या है, अब डी परपेंडिकुलर है क्या, डी cos थीटा, इसका इंटीग्रल। लिमिट अभी लगाता हूँ, ये कांस्टेंट है, सब बाहर कर लेंगे आप, सब कांस्टेंट है। तो लैम्डा, अब x जो है वेरिएबल लग रहा है, वेरिएबल है नहीं, पॉइंट फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड है पी पॉइंट, तो x जो है वो कांस्टेंट होगा, वेरिएबल नहीं होगा। इंटीग्रल cos थीटा माइनस थीटा 1 से थीटा 2। डायरेक्शन इस तरफ है, इसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हो, और इसको ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको माइनस थीटा 1 माइनस को प्लस थीटा 2। इंटीग्रेट करते हैं इसको, लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। cos थीटा पॉजिटिव sin थीटा का इंटीग्रेशन आएगा, sin थीटा लिमिट माइनस sin थीटा 1 से प्लस sin थीटा 2। तो आप पुट करेंगे अगर अपर लिमिट sin थीटा 2 माइनस ऑफ sin थीटा माइनस 1, तो पॉजिटिव sin थीटा 1 आ जाएगा। करके देखना, ई परपेंडिकुलर आएगा यहाँ से, फाइनाइट रोड के लिए होता है, इनफाइनाइट में कुछ नहीं करेंगे। 90 अभी बताता हूँ, 90 90 कर देंगे। ई पैरेलल, तो ई पैरेलल में क्या करना है, इस sin थीटा की जगह cos थीटा लगा देना, सिंपल, सब कुछ सेम आएगा, sin की जगह cos आ जाएगा, अगर लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। तो cos की जगह sin, सॉरी ये, ठीक है। तो अब इसे इंटीग्रेट अगर करें, लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, साइन का होता है नेगेटिव ऑफ कॉस, अगर पुट करें sin थीटा 2 माइनस ऑफ cos माइनस थीटा 1, देखिए माइनस cos ऑफ माइनस थीटा पॉजिटिव cos थीटा हो जाएगा, तो माइनस cos थीटा 1 माइनस अंदर ले जाएंगे, लैम्डा अपॉन नेगेटिव था तो साइन जाएगा पॉजिटिव, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 जाएगा ई पैरेलल, ये रहा ई पैरेलल और ये रहा ई परपेंडिकुलर। अब ये फाइनाइट रॉड के लिए होता है, अगर मुझे इनफाइनाइट रॉड के लिए निकालना है, तो ये मैं नीचे तक ले जाऊंगा, यानी ये जो एंगल है यहाँ पे टच करेगा, टेंड्स टू 90, ऊपर वाला भी टेंड्स टू 90। तो इनफाइनाइट रॉड जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, चाहता तो डायरेक्ट मैं 90 से 90 माइनस 90 से प्लस 90 इंटीग्रेट कर देता। मैंने थीटा 1 थीटा 2 इसलिए रखा ताकि आपको एक जनरलाइज फॉर्म में इसका आइडिया लग जाए कि जनरलाइज कैसे करते हैं। उसके बाद थीटा 1 थीटा 2 आप 90 90 पुट कर सकते हैं। तो इनफाइनाइट रॉड के लिए थीटा 1 और थीटा 2 को अगर मैं 90 पुट कर दूं, तो अगर ई परपेंडिकुलर में sin 91 और sin थीटा 2 90 90 1 प्लस 1 2, तो ई परपेंडिकुलर आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। और ई पैरेलल देखें अगर cos 90 0 0 माइनस 0 0, तो इनफाइनाइट रॉड में सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है ये, और ये कंपोनेंट का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, 31st क्वेश्चन दिया हुआ है 1.31। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो और फंडामेंटल पार्टिकल और फर्दर छोटे पार्टिकल से हमें पता चलते हैं कि वो बने हैं क्वार्क। तो दो तरह के क्वार्क यहाँ पे बता रहे हैं, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। तो यू पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव 2/3 ई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है ई, माइनस 1/3 ई। तो कहते हैं प्रोटॉन किस अरेंजमेंट से बनेगा, यू और डी के। तो ये पूछते हैं यहां से। तो प्रोटॉन पे जो चार्ज है, प्रोटॉन पे जो टोटल चार्ज है वो है प्लस ई, तो
प्लस ही कब बन सकता है इनसे, जब मैं यू यू डी लिख दूंगा, 2/3 2/3 4/3 4/3 माइनस 1/3 3/3 पॉजिटिव। अगर न्यूट्रॉन की बात करते हैं, न्यूट्रॉन में टोटल चार्ज होता है 0, तो 0 कब हो सकता है, जब 2 ये हो एक ये हो, तो यू डी डी इस तरीके से। अब ये हम पूरे 11th-12th में कोई खास यूज करने नहीं वाले, बट पता है अगर आप फिजिक्स को और डिटेल में पढ़ते हैं तो ये सब भी हमें पता होना चाहिए। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर और फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, तो और बहुत डेप्थ में जाना होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से भी अंदर। फिलहाल 32 देखते हैं। तो 32 में कहते हैं एक आर्बिट्री इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन है एक स्मॉल नल पॉइंट पे। क्वेश्चन ये है कि किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से किसी नल पॉइंट पे, मुझे नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है यानी फोर्स 0, तो ये बताना है कि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होता। ठीक है, तो देखते हैं पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम है क्या। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट से पार्टिकल को कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन में डिस्प्लेस करें तो वो पार्टिकल दोबारा से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए, तो उसे कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर वो किसी पोजीशन से वापस नहीं आ रहा है किसी भी कहीं से भी, तो इसका मतलब वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो करके देखते हैं। तो सपोज कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी वजह से यहाँ पे नल पॉइंट मिलता है एक, ये नल पॉइंट है। अब नल पॉइंट का मतलब होता है यहाँ पे ई नेट है 0, ठीक है, या अगर मैं यहाँ पार्टिकल रख दूं तो उस पर फोर्स आ जाएगा 0। अब ये नल पॉइंट है। अगर मुझे ये प्रूव करना है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यानी नेट फोर्स तो 0 है, स्टेबल अनस्टेबल या न्यूट्रल कुछ भी हो, इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स 0 है, वहां पे फोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे भी। लेकिन अगर मैं उसको डिस्प्लेस करूं किसी भी डायरेक्शन में और वो दोबारा से नल पॉइंट पे आ जाए तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कहने का मतलब है अगर यहां से पार्टिकल लिया मैंने टेस्ट चार्ज और उसको यहाँ मूव किया तो उस पर फोर्स ऐसे लगना चाहिए। यहां अगर किया तो डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए, यहां अगर डिस्प्लेस किया तो डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए, फोर्स इस तरीके से लगना चाहिए, इस तरीके से लगना चाहिए। तो फोर्स की डायरेक्शन कुछ ऐसी होनी चाहिए, या कह सकते हैं कि अगर मैं टेस्ट चार्ज ले रहा हूं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो ये डायरेक्शन में फील्ड्स होनी चाहिए, यानी हर डायरेक्शन में फील्ड्स ऐसे होनी चाहिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी तभी पॉसिबल है स्टेबल इक्विलिब्रियम। मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके घुमा रहा हूँ इधर उधर, और भी ज्यादा बना सकता हूँ, तभी पॉसिबल है। यानी कहने का मतलब अगर मैं कितने भी छोटे रीजन में उसको दूर ले जाके देखूं, यानी अंदर की तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो अगर एक छोटा सा सरफेस यहाँ पे बना लूं, क्लोज सरफेस, कितना भी छोटा अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो नेट इनवर्ट फ्लक्स दिख रहा है इसमें। तो एक गॉसियन सरफेस है सपोज, इस गॉसियन सरफेस को जो मैंने ड्रॉ किया, इस गॉसियन सरफेस में नेट इनवर्ट फ्लक्स दिख रहा है, यानी फाई जो है वो नॉन जीरो है। अब गॉस लॉ अगर मैं यूज करूं जो ये कहता है, अब ये तो होता ही फाइनाइट है, अगर ये नॉन जीरो है तो क्यूइंग भी नॉन जीरो होगा। और मैं कह रहा हूं कितने भी छोटे सरफेस पे मैं जाऊं तो यहाँ क्यूइंग नॉन जीरो, मतलब यहाँ कुछ क्यू पड़ा होगा। अगर यहाँ पे कुछ क्यू पड़ा होगा तो ये नल पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि इस पे फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। ठीक है, तो जिस वजह से हम ये कहेंगे कि ये यहाँ जो इक्विलिब्रियम बना है, नल पॉइंट जो है, ये कैसा पॉइंट है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकंड पार्ट में कहते हैं इसी एग्जांपल को आप समझाएं। वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर द सिंपल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड साइन। तो सेम मैग्नीट्यूड और साइन के दो चार्जेस लेकर आप इसको समझाएं। तो सपोज मैं प्लस क्यू और प्लस क्यू चार्ज ले रहा हूं, सेम मैग्नीट्यूड है और पोलैरिटी भी मैंने सेम लिया। कहते इस पे अगर आप बताएं तो इसका जो नल पॉइंट आएगा वो बिल्कुल बीच में आएगा। तो नल पॉइंट बीच में आने का मतलब क्या है, अगर टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखूं पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, डिस्टेंस बराबर है, तो ये नल पॉइंट है। ठीक है, अगर सपोज मैं इस डायरेक्शन में अगर इसको मूव करूं, तो अगर टेस्ट चार्ज को यहां ले जाऊं तो ये फोर्स कम लगेगा, ये ज्यादा, तो ये वापस जाएगा। लेकिन इस लाइन पे तो स्टेबल दिख रहा है, बट अगर मैं इसको डिस्प्लेस करके यहां ले जाऊं पार्टिकल को, तो ये फोर्स लगाएगा इधर और ये फोर्स लगाएगा इस पे इधर, नेट फोर्स लगेगा इधर, और मेन पोजीशन ये मतलब नल पॉइंट ये है।
नल पॉइंट है नीचे और फोर्स लग रहा है ऊपर, अनस्टेबल। ऐसे नीचे भी करके देख सकते हो यहाँ पे कैसे किया है मैंने, फोर्स इधर ये इधर पॉजिटिव है, ये नेट फोर्स है ये, तो ये होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हमने ये शो कर दिया है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3v3, तो इस पे कहते हैं तो पार्टिकल है एम मास का माइनस क्यू चार्ज एक रीजन में एंटर करता है एल लेंथ का, आपको प्लेट्स का लेंथ दिया हुआ है, आपको डिफ्लेक्शन बताना है कि डिफ्लेक्शन जो है वो वर्टिकल डिफ्लेक्शन QEL² अपॉन 2m Vx² प्रूव करना है। तो देखो सिचुएशन क्या है, दो प्लेट्स हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, इनके बिल्कुल सेंटर से हमने क्या किया, और पार्टिकल ऑफ मास m and माइनस क्यू एंटर द रीजन बिटवीन ये, तो मास m और माइनस क्यू का पार्टिकल यहाँ से एंटर करता है Vx से, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी Vx से। कहते हैं इनका जो लेंथ है वो है L, इनके लेंथ तक इसका डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो इस पे फोर्स लगेगा ऊपर, यानी ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो इसका जो ट्रेजेक्टरी होगा पैराबोलिक, बोलते हैं यहाँ पे जब ये हिट करे इस तरीके से तो इसका y, ठीक है, आपको y बताना है कितना होगा, ठीक है। तो अब ये टू डायमेंशनल मोशन का केस हो गया काइनेमेटिक्स में जो हम पढ़ते हैं, टू डायमेंशनल मोशन। क्यों, वेलोसिटी ऐसी है और एक्सेलरेशन दिख रहा है यहाँ पे कैसे है, ऐसे, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में 0 या 180 डिग्री एंगल तो नहीं है, यानी 1D मोशन का केस नहीं है, 2D मोशन का केस है। इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों केस लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर हॉरिजॉन्टल लूं, हॉरिजॉन्टल केस में मैं इनिशियल वेलोसिटी को ux और एक्सेलरेशन को ax बोलूंगा। तो ux देखें, ux दिया हुआ vx, ax दिया हुआ 0, कैसे ax 0 दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ऊपर लगेगा, फोर्स ऊपर लग रहा है, ठीक है, फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं है तो 0 हॉरिजॉन्टल। अगर वर्टिकल की बात करें, ax 0 और ay, मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ y को, और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ x में। तो जिस वजह से फोर्स का डायरेक्शन ये ऊपर है, फोर्स क्या, एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाय मास, फोर्स होगा QE मैग्नीट्यूड में, मास m, ठीक है। अब यहां से यहां तक डिस्टेंस भी दिया हुआ है L, तो मैं सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन लगाऊंगा, सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन S इज इक्वल टू UT हाफ AT स्क्वायर, तो x में लगाएं तो x डायरेक्शन में, तो x डायरेक्शन में जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी SX UXT हाफ AXT स्क्वायर SX, यहां से यहां तक एंड पे पूछा आपसे, तो SX से L, UX VX T मुझे पता नहीं है, AX 0 है, यहां से मैं T का वैल्यू फाइंड कर लेता हूं L by VX। अब मैं y डायरेक्शन में इसी इक्वेशन को दोबारा लगाना चाह रहा हूं, तो हर जगह y कर देंगे, मैं सीधा लिखता हूं SY मुझे फाइंड करना है, यानी y कितना रिफ्लेक्शन हुआ, UY, तो UY है 0, इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी 0, तो UY 0 है, तो ये वाला पार्ट 0 बचा हाफ AX, AX कितना है, AY सॉरी, हाफ लिख देता हूं इसको मैं, UYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर, ठीक है। तो UY 0 है, Y निकालना है, हाफ AY कितना है, QE by M T स्क्वायर, ऊपर लिखा हुआ है मैंने L स्क्वायर बाय VX स्क्वायर, ये प्रूव करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं कि अभी जो हमने 1.33 में एक पार्टिकल प्रोजेक्ट किया था दोनों प्लेट के बीच से, और उसकी ट्रेजेक्ट्री देखी थी पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री, और उसका y निकाला था वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का जो एक्सप्रेशन हमने अभी निकाला था QEL स्क्वायर
2mvx², जो लास्ट एक्सप्रेशन में भी हमने निकाला, ये आया था y। तो क्वेश्चन में बोलते हैं कि सपोज हम उस जो पार्टिकल हमने प्रोजेक्ट किया था उसकी जगह इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट करें, यानी चार्ज हो जाए E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है, सेपरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे दे दिया है, ये है, और Vx का वैल्यू दे दिया है आपको। और कहते हैं दोनों प्लेट्स के जो बीच का सेपरेशन है, जो बीच का सेपरेशन दिया हुआ है वो d से रिप्रेजेंट किया है, और वो बोला है 0.5 सेंटीमीटर। ये 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में पता ही होता है। आपको बोलते हैं वेयर विल द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द अपर प्लेट। तो अपर प्लेट पे, ऊपर वाली प्लेट पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे स्ट्राइक करेगा? तो कहाँ पे स्ट्राइक करेगा मतलब अगर इस एक्सप्रेशन के हिसाब से देखें तो L निकालना है मुझे, कि यहाँ स्ट्राइक करेगा, कि यहाँ करेगा, कि यहाँ करेगा, यानी वो मुझे L निकालना है। और ये जो Y है, Y क्या होगा? यहाँ पे मैंने सेंटर से पार्टिकल प्रोजेक्ट किया है, तो सेंटर से पार्टिकल प्रोजेक्ट किया है, तो Y जो है वो यहाँ पे ये है, यानी Y इस केस में आ जाएगा d/2। तो आप मुझे ये वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना, और मुझे निकालना है क्या है? L। तो यहाँ से L² को लिख सकते हैं Y टाइम्स 2me Vx² बाय E L आ जाएगा यहाँ से, √2yme बाय E टाइम्स Vx। अभी जो वैल्यूज रखी हुई है, अगर इसको मेरे को वहां पे पुट करना है सीधा, d/2 यानी 0.5/2 10⁻², me 9.1 into 10⁻31, 1.6 10⁻19, और E 9.1 10⁻2 टाइम्स Vx 2 into 10⁻6। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1.12 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। एडिशनल क्वेश्चन से मैंने यहाँ पे खत्म कर दिए। इसी तरह के एडिशनल क्वेश्चंस के और चैप्टर्स के भी वीडियो बनाऊंगा मैं, और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी वीडियो बनाऊंगा। कंप्लीट क्लास नोट्स, क्लास लेक्चर, थ्योरी देखने के लिए मेरे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो उसमें आप एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें।